नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें डिस्कशन की, आज हिंदू में तो सिर्फ एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हिंदू के इस फॉरेन पॉलिसी संबंधित आर्टिकल के अलावा दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट। एक तो देखो स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित, तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे श्री अरबिंदो की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और आपको पता है यूपीएससी की फेवरेट होती हैं ऐसी इवेंट्स, 50वीं बर्थ एनिवर्सरी, 100वीं डेथ एनिवर्सरी, मतलब ये सब चीज़ें यूपीएससी की फेवरेट होती हैं। क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है और श्री अरबिंदो से संबंधित तो एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल लिखा गया है हैप्पीमन जैकब के द्वारा और इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस समय इंडिया की क्या अप्रोच थी फॉरेन पॉलिसी में, और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आए हैं, मतलब दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। राइटर का मेनली फोकस इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में इंडिया फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफ़ी सारी गलतियां कर रहा था जिनको सुधारा गया है दूसरे कार्यकाल में। अब देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आंसर्स में लिखने लायक नहीं हैं, जैसे कि पहले कार्यकाल में बीजेपी की आइडियोलॉजिकल छाप देखने को मिलती थी फॉरेन पॉलिसी के मामले में। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की यात्रा पर गए पशुपतिनाथ मंदिर में, तो उस समय उन्होंने जिस प्रकार के कपड़े धारण किए, जिस प्रकार से टीका लगाया, जैसे वो एक संकेत देना चाहते थे कि नेपाल को इंडिया हिंदुइज्म के दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यकाल में जाते थे दूसरे देशों की यात्रा पर, तो बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज किए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी को रॉक स्टार की तरह दिखाया जाता था। कहने का मतलब ये है राइटर का कि पहले कार्यकाल के दौरान रिटोरिक ज़्यादा था, सब्सटेंस कम था फॉरेन पॉलिसी में, और फॉरेन पॉलिसी की जो पावर्स थी ना ज़्यादातर पीएमओ के पास थी। लेकिन अब सेकेंड कार्यकाल में एक बार फिर से जो हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने कमान संभाल ली है और वो फॉरेन पॉलिसी संबंधी डिसीजंस ले रहे हैं। पहले कार्यकाल के दौरान इंडिया के नेबरहुड में ज़्यादातर जो देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए। नेपाल में इंडिया ने अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगवाया था ताकि नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा सके। बट ये मूव बैकफायर कर गया और नेपाल के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इमर्ज होके आए। बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए। इलेक्शंस के दौरान किस प्रकार से बीजेपी लीडर्स के द्वारा इस प्रकार की बातें बोली गई कि बांग्लादेशी जो हैं वो दीमक की तरह हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो सब। तो इसकी वजह से बांग्लादेश में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंडिया से नाराज हो गया। श्रीलंका में भी इंडिया ने किंग मेकर बनने की कोशिश की, मतलब श्रीलंका में जब इलेक्शंस थे तो उन इलेक्शंस पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की इंडिया ने। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से आप कह सकते हो कि कई सारे मूव्स इंडिया के बैकफायर कर गए प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में, जिसकी वजह से जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ इंडिया के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव किया है। जैसे देखो तालिबान के साथ अब इंडिया एंगेज कर रहा है। पास्ट में इंडिया की जो हेजिटेशन थी कि नहीं हम तालिबान के साथ नहीं डील करेंगे, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेजिटेशन इंडिया ने अब छोड़ दी है और तालिबान के साथ इंडिया एंगेज कर रहा है। नेपाल के साथ अब इंडिया जब डील कर रहा है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बीच में नहीं ला रहा है। इवन बांग्लादेश के साथ जब इंडिया डील कर रहा है ना, तो इंडिया में आप देखोगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बांग्लादेश का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि जैसे रूलिंग पार्टी को यह समझ में आ गया कि बांग्लादेश को अगर बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है इलेक्शंस में डोमेस्टिक वोट गेन के लिए, तो इससे फॉरेन पॉलिसी में असर पड़ता है। कल को प्रधानमंत्री मोदी जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अब तो वैसे भी देखो 1971 के वार को 50 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब कि बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस मौके पर हमारे देश के राष्ट्रपति बांग्लादेश की यात्रा पर गए और दोनों देशों के रिश्ते में गर्माहट आई। उम्मीद ये है कि ये जो रिश्तों में गर्माहट है ये आगे भी जारी रहेगी। और बात सिर्फ देखो नेबरहुड की नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। जैसे
अब इंडिया जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज कर रहा है ना, जैसे ब्रिक्स है, यूएन है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया की जो अप्रोच है ना, अब रिजल्ट ओरिएंटेड और इंटरेस्ट बेस्ड हो गई है। पहले इंडिया सिर्फ रिटोरिक पे ध्यान देता था, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, रिजल्ट क्या निकल रहा है इस पर इंडिया का ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब इंडिया को समझ में आ गया है, बातों से कुछ नहीं होता, रिजल्ट से सब कुछ होता है। अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इससे पता लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कितनी काम की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी, तब देखो अफगानिस्तान के इशू पर इंडिया ने यूएन की तरफ से बहुत ही अच्छा रिप्लाई फ्रेम किया और एक रास्ता तैयार किया कि तालिबान 2.0 से कैसे डील किया जाए। इसके अलावा देखो क्वेड के साथ इंडिया की अगेंस्टमेंट, और यूके के ग्लासगो में जब ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित नेगोशिएशंस हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी, ये सारी चीजें रिमार्केबल हैं। ये दिखाती हैं कि इंडिया की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले में अब रिटोरिक से आगे बढ़ के पर्पसफुल एक्शन की तरफ आ गई है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड अब ज्यादा हो गई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और इंडिया देखो बैलेंस भी ठीक से स्टैब्लिश कर रहा है। अदरवाइज तो देखो जहां यूएसए और रशिया चाइना के बीच जबरदस्त राइवलरी है, बट यूएसए के तो इंडिया अभी करीब है ही। मतलब यूएसए के करीब अभी इंडिया इतना ज्यादा है, इतिहास में इतना गहरी दोस्ती यूएसए के साथ इंडिया की कभी भी नहीं रही। लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं कि हम बाकी देशों को जो यूएसए के दुश्मन हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम रशिया से परचेज कर रहे हैं यूएसए के सैंक्शंस की धमकी के बावजूद। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कैसे इंडिया ना बैलेंस स्टैब्लिश कर रहा है विभिन्न देशों के बीच में। और बात सिर्फ देखो यूएसए और रशिया की नहीं है, और भी एग्जांपल आपको देता हूं। गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल आप लीजिए, जहां एक तरफ ईरान के साथ इंडिया की दोस्ती है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी। जहां एक तरफ ईरान के साथ दोस्ती है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ भी। ये सब देखो ऐसे देश हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, जैसे ईरान यूएसए के बीच दुश्मनी, ईरान सऊदी अरेबिया के बीच दुश्मनी, ईरान इजराइल के बीच दुश्मनी। लेकिन बावजूद इसके इंडिया दोनों के साथ एक ही समय में दोस्ती मेंटेन करने में कामयाब हो पा रहा है। अब आपको लगेगा कि ईरान के साथ कहां हमारी इतनी गहरी दोस्ती है। देखो ये बात सच है कि कुछ तो इंडिया की भी लिमिटेशंस हैं कि यूएसए के जो सैंक्शंस हैं ना बहुत ज्यादा कड़े हो जाते हैं, तो एकदम गहराई के साथ तो इंडिया ईरान के साथ दोस्ती नहीं मेंटेन कर पाता इन सैंक्शंस की धमकी के साथ चलते हुए। लेकिन बावजूद इसके यूं नहीं कह सकते कि ईरान के साथ इंडिया ने रिश्ते खराब कर लिए हैं। ये देखो यहां पर राइटर भी मानते हैं, ईरान अपीयर्स टू बी वीकेस्ट लिंक इन न्यू दिल्ली वेस्ट एशियन बैलेंसिंग एक्ट। यानी इंडिया जो बैलेंस स्टैब्लिश करता है ना विभिन्न देशों के बीच, एक ही साथ दो दुश्मनों के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखता है, उसमें वीकेस्ट लिंक है ईरान। लेकिन ईरान की अलग स्टोरी है। अभी फिलहाल देखो जैसा इंडो पैसिफिक रीजन में एक क्वेड इमर्ज होकर आया है ना, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसी प्रकार का एक क्वेड वेस्ट में भी इमर्ज होकर आ रहा है, जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, इंडिया, यूएई और इजराइल। ऐसा ग्रुप इमर्ज होकर आ रहा है। यह भी एक प्रकार से एविडेंस है कि किस प्रकार से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले कुछ समय में 2-3 सालों में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और शार्पनेस आ गई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। बट देखो एक ही समय में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इनफ स्टाफ भी नहीं है। मतलब स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर इतना एक्टिव रोल इंडिया को प्ले करना है ना, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में स्टाफ को इंक्रीज करना होगा। मतलब वैकेंसीज जो हैं सरकार को इंक्रीज करनी होगी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। चाइना की बात की जाती है, चाइना के साथ देखो वैसे बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, लेकिन बावजूद इसके 2021 के पहले हाफ में चाइना के साथ जो ट्रेड है 62.7% इंक्रीज हो गया है। मतलब चाइना के साथ भी इंडिया ध्यानपूर्वक बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है चाइना की डोमिनेटेड है, मतलब इसमें चाइना का डोमिनेंस है, बावजूद इसके एससीओ में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसके साथ साथ क्वेड में इंडिया का पार्टिसिपेशन तो आपको पता ही है। सोच के देखिए, एक तरफ इंडिया क्वेड में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसे एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है एंटी चाइना है, और दूसरी तरफ इंडिया चाइना डोमिनेटेड जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें भी पैरेलली इक्वली तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे से पार्टिसिपेट कर ही रहा है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है। तो ये भी एक एक्ट है बैलेंस इस्टेब्लिश करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती थी, बल्कि ऑलरेडी जो काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे ना, वो सरकार ने रद्द कर दिए। सरकार को लगता था इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इंडिया को नुकसान होता है। इसलिए देखो, प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 7 साल के कार्यकाल में इंडिया ने सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है आसियान के साथ 2015 में, वो भी जिसका फ्रेमवर्क पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। 2019 में इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अब देखो, सरकार को समझ में आने लगा है कि दूसरे देशों से इंटीग्रेट होना जरूरी है अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए इंडिया काफ़ी सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है, जैसे यूके के साथ, कनाडा के साथ, और जल्द ही इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है यूएई के साथ 2022 में। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस थी वो रुकी हुई थी, वो फिर से स्टार्ट हुई हैं। तो जल्द ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खबर आ सकती है। बात वही है कि सरकार को समझ में आ गया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर इंडिया को बनाना है ना, तो ये इस प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे दूसरे देशों के साथ। जो ट्रेड है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट देखो, सार्क और पाकिस्तान से संबंधित है। इंडिया ना पाकिस्तान पे अपनी काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट कर देता है। देखो, पाकिस्तान से हमें कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान खुद ही इतने सारे क्राइसिस से जूझ रहा है कि इंडिया को पाकिस्तान से कोई इतना खास खतरा नहीं है। सिर्फ हाँ, टेररिज्म का खतरा है, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं उस खतरे से निपटने में सक्षम हैं। अदरवाइज जितना एनर्जी इंडिया को पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंडिया फॉरेन पॉलिसी संबंधित एनर्जी पाकिस्तान पे इन्वेस्ट कर देता है, और पाकिस्तान के कारण इंडिया अपना नुकसान भी कर बैठता है। जैसे देखो, सार्क है। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव रहनी चाहिए, जिसकी सहायता से इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है, अपनी रीजनल लीडरशिप दिखा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चलते इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो इन चीज़ों पर भी इंडिया को अब इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि ये जो इंडिया ने सार्क को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, पाकिस्तान पे ज़्यादा एनर्जी इंडिया इन्वेस्ट करता है, क्या ये वर्थ है? ये इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर्स का जो आर्टिकल है, इसे देखो आप जीएस पेपर 1 में जो सोशल इश्यूज है ना, सोसाइटी है ना, वहां से रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ना कंसर्न जाहिर किया था कि नेशनल कैपिटल में स्ट्रीट वेंडर्स की जो संख्या है ना, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया दिल्ली सरकार को, क्यों ना हम दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम है, दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम 2019, इस स्कीम के कुछ प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दें। देखो, थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। पहले क्या होता था, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स है ना, इनको कभी भी कोई भी कहीं से भी एविक्ट कर देता था। पुलिस वाले अत्याचार करते थे और एमसीडी वाले भी बहुत तंग करते थे दिल्ली में। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ना 2014 में एक एक्ट आया था। एक्ट में कहा गया था कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनका सर्वे कंडक्ट किया जाए, और इस प्रकार का सर्वे हर 5 साल में एक बार किया जाए। और जब सर्वे खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो लोग वेंडिंग करते हैं ना, यानी स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए। और सर्टिफिकेट इशू करने में SC, ST, OBC, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटीज, इनको प्रेफरेंस दी जाए। एक्ट देखो ये भी इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप TVC यानी टाउन वेंडिंग कमेटी इस्टेब्लिश कीजिए स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और वेंडिंग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी होगी, ये वेंडर्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगी, और किसी भी वेंडर को आप एविक्ट नहीं कर सकते बिना TVC से कंसल्ट किए बिना। मतलब आपको किसी भी स्ट्रीट वेंडर को एविक्ट करना है ना, उसकी जगह से हटाना है, तो पहले आपको टाउन वेंडिंग कमेटी से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखो, ये स्कीम तो अच्छी है स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ना बहुत सारे मामले दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे हुए हैं। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को एविक्ट करने से संबंधित है कि उसको यहाँ मतलब स्ट्रीट वेंडर को बोला जाए कि यहाँ से जगह खाली करे। कुछ इससे संबंधित हैं स्ट्रीट वेंडर्स के हैं कि हमको एविक्ट किया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हर तरह के मामले दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंचे हुए हैं। तो उसी पर सुनवाई करते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या दिल्ली में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन हैं? देखो, कोई भी पर्सन जिसके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं है वो स्ट्रीट वेंडर है। जैसे आप ये तस्वीर देखिए,
अब ये पर्सन है, इनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं है, ये रात को अपना सारा सामान रख देते हैं इधर उधर या फिर ले जाते हैं घर, तो ये स्ट्रीट वेंडर हैं। आपने देखा होगा जो रेडी होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो रेडी बोलते हैं, उस पर सब्जी बेचने आता है कोई पर्सन, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। मतलब कोई परमानेंट ठिकाना ना हो, दुकान ना हो, वो सारे लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेट के अनुसार अर्बन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये देखो 14% हैं, 14% हैं। और ज़्यादातर जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन शहरों में हैं। क्यों? यहाँ पे देखो यार, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना। इतने छोटे से एरिया में, दिल्ली में, मुंबई में कितनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग सामान भी तो खरीदेंगे ना जब यहाँ पे रहेंगे, तो इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या इन जगहों पर ज़्यादा है। और 7th शेड्यूल, जो कि देखो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड करता है, तो 7th शेड्यूल के अनुसार जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनको रेगुलेट करने की जो पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास हैं। एंट्री भी लिखी हुई है, एंट्री नंबर 26 ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एंट्री नंबर 28 मार्केट्स एंड फेयर्स। तो इनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। अब देखो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, ये बेचारे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं। इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे देखो कोई सब्जी बेचने वाला है, वो डेली कमाता है, डेली खाता है, लेकिन भगवान ना करे 1-2 महीने के लिए वो बीमार हो गया, तो घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे देखो सरकारी नौकरियों वालों के तो रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसा भी मिलता है। पहले तो पेंशन मिला करती थी, आजकल पेंशन नहीं मिलती, लेकिन सोशल सिक्योरिटी तो होती है ना। इन स्ट्रीट वेंडर्स के पास तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। इनको बहुत बार ब्राइब देनी पड़ती है। और दिल्ली में तो देखो, अब मैं क्या बताऊं आपको, आपने भी देखा ही होगा, पूरा सिंडिकेट चलता है। चलो बता ही देता हूं आप नॉलेज के लिए, लिखने की बात नहीं है। देखो दिल्ली में ना बीट कांस्टेबल होता है ना, जो वो पैसे इकट्ठे करता है इन स्ट्रीट वेंडर से, पूरा हिस्सा जाता है। जो चैन बनी होती है ना, जिसे हम सुनते हैं, सारा का सारी चैन बनी हुई है। बीट कांस्टेबल जितने भी उसके एरिया में, जैसे राजेंद्र नगर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है ना, एक कांस्टेबल आएगा, उनसे हफ्ता वसूलेगा और वो सारे जाएंगे, फिर एसएचओ के पास जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसा चलता है। जितना आप सोचते हो ना करप्शन, जितना आप आंसर्स में लिखते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको करप्शन मिलेगा जब आप सर्विस ज्वाइन करोगे, देख लीजिएगा। खैर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक लाइसेंस कैप। लाइसेंस लेना पड़ता है मुंबई में स्ट्रीट वेंडर्स को, लेकिन लाइसेंस इशू किया है सिर्फ 15,000, और टोटल स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं मुंबई में? 2.5 लाख। तो स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या ज्यादा है, लाइसेंस कम इशू किए हुए हैं प्रशासन ने। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग मार्केट। देखो स्ट्रीट वेंडर्स का आपस में बहुत टफ कंपटीशन होता है। एक गली में आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 सब्जी बेचने वाले आते हैं और बहुत टफ कंपटीशन होता है। मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी रेट कम हुए, कभी ज़्यादा हुआ, और कई बार सामान खराब भी हो जाता है, कई बार कोई नहीं खरीदता, रिस्क लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। अब इनके पास इतना रिस्क एपिटाइट नहीं होता ना, माल तो इन्होंने खरीद लिया, अब कोई नहीं खरीदेगा तो बेचारों को कई बार मजबूरी में सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत बार आरोप ये भी लगता है कि ये सिटीज़ में ना जगह घेर के बैठ जाते हैं, काफ़ी जगह घेर के बैठ जाते हैं, ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो खाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, फास्ट फूड वाले खास करके, वो वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, और खाने की तो जांच भी नहीं होती। मतलब रेस्टोरेंट्स में तो अथॉरिटीज़ जाके जांच तो कर लेती हैं कभी कभार कि कैसा खाना परोसा जा रहा है कंज्यूमर्स को, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स कैसा खाना दे रहे हैं इसकी तो सरकार कोई जांच भी नहीं करती, उनको रेगुलेट ही नहीं करती फूड के मामले में सरकार। ई कॉमर्स से उनका टफ कंपटीशन है आजकल के। देखो छोटी से छोटी चीज़ हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ से मंगाने लगे हैं, तो हम लोकल जगह पर जाके चीज़ें खरीदने की जो हमारी टेंडेंसी है ना, धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। हमें लगता है कि क्या मोल भाव करना पड़ेगा और अमेजोन पे चीज़ सस्ती मिल जाती है, लेकिन इस टेंडेंसी की वजह से ना स्ट्रीट वेंडर्स का जो रोजगार है ना वो छिन रहा है। इसके बाद वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में देखो प्रॉब्लम्स पता है तो आप वे फॉरवर्ड तो आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि खाने की जांच होनी चाहिए। जो लोकल फूड स्ट्रीट वेंडर्स है ना, समय समय पर सरकार उनके खाने की जांच करे, ताकि लोकल फूड स्ट्रीट वेंडर्स में भी एक भय उत्पन्न हो कि अगर हम खाना ठीक क्वालिटी का नहीं बेचेंगे तो सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है, सजा भी हो सकती है। ऐसा डर उनके अंदर भी होना चाहिए। ये देखो, ऑथेंटिकेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट देखो, अर्बन डिजाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रॉपर जगह
आरक्षित हो कि इस जगह पे, इस मोहल्ले में, इस जगह पे स्ट्रीट वेंडर्स अपना सामान बेच सकते हैं, ताकि जो लोकल मोहल्ले वाले हैं वो उस जगह पे आके एक ही जगह पर सारे स्ट्रीट वेंडर्स को एक्सेस कर सकें और उनसे उनका सामान खरीद सकें। तो इसके लिए देखो अच्छी अर्बन प्लानिंग होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, बाय लोकली, लोगों को प्रमोट किया जाए, अवेयर किया जाए कि देखो आप लोकली चीज़ें खरीदते हो तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे दिवाली के समय में आपने देखा होगा कैंपेन चलते हैं कि आप लोकल दिए खरीदिए, चाइनीज़ जो मटेरियल है वो ना खरीदिए। तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोकल वेंडर से सामान सॉरी पानी पीना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, जब भी हम लोकल सामान खरीद सकते हैं ना, तो लोकल हमें सामान खरीदना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे श्री अरबिंदो से संबंधित। इनका जन्म हुआ था 1872 में और अरबिंदो घोष की डेथ होती है 1950 में। अरबिंदो घोष से संबंधित फॉलोइंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा थ्योरी क्या दी गई इंडियन नेशनलिज्म से संबंधित, इन्होंने मॉडरेट्स का किस प्रकार से क्रिटिसिज्म किया, पैसिव रेसिस्टेंस की थ्योरी क्या है अरबिंदो घोष की, इनका आइडिया क्या है ह्यूमन यूनिटी का, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है अरबिंदो घोष का। अरबिंदो घोष को देखो इंडियन नेशनलिज्म का प्रोफेट भी कहा जाता है। इनके द्वारा काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी गई है इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अरबिंदो घोष के बारे में कहा था, वर्ल्ड को इंडिया की जीनियस सिविलाइजेशन और इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगेगा अरबिंदो घोष की राइटिंग की सहायता से। इनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई इनके जीवन काल में ही। जैसे देखो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता थे। उसी प्रकार से अरबिंदो घोष भी गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे अपनी अप्रोच में। मॉडरेट्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है अरबिंदो घोष के द्वारा। उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा जाता है पेपर इंदु प्रकाश में। आर्टिकल का नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इनके द्वारा अर्ली नेशनलिस्ट को यानी मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उनके जो व्यूज़ थे नेशन के बारे में, उन व्यूज़ से इत्तेफाक नहीं रखते थे अरबिंदो घोष। क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट कहा करते थे इंडिया अभी फिलहाल नेशन नहीं है, नेशन इन मेकिंग है। लेकिन अरबिंदो घोष कहा करते थे इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है। इस कंसेप्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से अरबिंदो घोष क्रिटिसाइज करते थे मॉडरेट्स को, उनका इंडिपेंडेंस मांगने का जो तरीका था उससे वो सहमत नहीं थे। तो अरबिंदो घोष ने अपना ही एक मेथड बताया, पैसिव रेसिस्टेंस है। तो इनके द्वारा पैसिव रेसिस्टेंस की थ्योरी दी गई थी। अरबिंदो घोष ये भी कहते थे मॉडरेट्स को कि आपके जो विचार हैं, आपको जो लगता है ब्रिटिश रूल के बारे में, आपके विचार पूरी तरह से गलत हैं। याद कीजिए जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था तो शुरुआत में किस प्रकार के मेथड्स को अपनाया जाता था मॉडरेट्स के द्वारा। प्रेयर की जाती थी, पिटीशन दी जाती थी, प्रोटेस्ट किया जाता था सिंपल तरीके से। अरबिंदो घोष कहा करते थे इस प्रकार से वो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं इंडिया को, और वो आपको राइट्स भी नहीं देंगे। आप गलती कर रहे हो, आप ब्रिटिश रूल के नेचर को ही नहीं समझ पा रहे हो। इस प्रकार की बातें कहकर अरबिंदो घोष के द्वारा जो मॉडरेट लीडर्स थे उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। जब देखो अरबिंदो घोष ने पॉलिटिकल सीन में एंटर किया तो उस समय जमीन तो तैयार कर दी गई थी अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा, यानी धीरे धीरे देश के यूथ में नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी, लोगों में जागरूकता फैल रही थी किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। तो अरबिंदो घोष को ये लगता था यूथ जो है देश का वो बोल्ड एक्शन चाहते हैं, वो नेशनलिज्म की एक बोल्ड थ्योरी चाहते हैं। लेकिन जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने न्यू इंडिया की स्पिरिट को ठीक से कैप्चर नहीं किया, और इस वजह से जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस आई थी देश के यूथ में उसका ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो उसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से अरबिंदो घोष के द्वारा मॉडरेट्स के जो व्यूज़ थे नेशन के बारे में, उन व्यूज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो ब्रिटिशर्स ने ये कहा था उस समय इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, और इसे मान भी लिया गया था अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा था फॉर एग्जांपल सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कि हाँ इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया नेशन इन मेकिंग है। ब्रिटिशर्स का मानना था इंडिया एक नेशन तब होता जब पूरे देश में एक लैंग्वेज बोली जाती या फिर एक एथनिक ग्रुप के लोग रहते,
लेकिन इंडिया में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। ये बात ब्रिटिशर्स के द्वारा बोली गई थी। लेकिन जो मॉडरेट्स थे उनको ये लगता था कि हाँ, इंडिया अभी फिलहाल एक नेशन नहीं है, इंडिया नेशन इन मेकिंग है। ब्रिटिशर्स जो राज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर वो हमारे भले के लिए हैं, ऐसा मान लिया गया था मॉडरेट्स के द्वारा। मॉडरेट्स को ये लगता था ब्रिटिशर्स हमारे देश को मॉडर्नाइज करेंगे और हमारे देश में जब मॉडर्नाइजेशन आएगी तो धीरे धीरे हमारा देश एक नेशन बन के इमर्ज होगा। वो नाराज नहीं करना चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट यानी मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स को। इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो किया, जैसे प्रेयर्स, पिटिशंस और प्रोटेस्ट। लेकिन अरबिंदो घोष ने क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स के जो व्यू थे नेशन के बारे में। अरबिंदो घोष ने कहा कि इंडिया अभी फिलहाल एक नेशन है और इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है। इंडिया की स्पिरिट जो है एज ए नेशन वो कांग्रेस के पंडाल्स की मोहताज नहीं है। अरबिंदो घोष ने यह कहते हुए क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स का, आपको लगता है कि हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ब्रिटिशर्स इस सिचुएशन में आए तो हमें फ़ायदा हुआ है, यानी ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेन रूल कभी भी ब्लेसिंग नहीं हो सकता, फॉरेन रूल कोई फ़ायदा हमारा नहीं करने वाला है। क्योंकि देखो, जब तक हम ब्रिटिशर्स के अधीन हैं तो इंडिया एज ए नेशन का जो नेचुरल एवोल्यूशन होना चाहिए वो नेचुरल एवोल्यूशन इंडिया का एज ए नेशन नहीं हो पा रहा है। बल्कि अरबिंदो घोष का ये भी मानना था, बार बार मॉडरेट्स जब ये कहते हैं ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा है, उनकी बार बार तारीफ करते हैं, तो इससे होता क्या है, वो लोग जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, उनका मोराल भी डाउन होता है। अरबिंदो घोष ने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडरेट्स के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अकाउंटेबल ही नहीं है। तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से आपको सक्सेस मिलेगी। अरबिंदो घोष तो बल्कि ये बोलते थे आप कॉलोनिज्म के बिल्कुल रूट पर वार कीजिए। कैसे करोगे कॉलोनिज्म के बिल्कुल रूट पर वार? स्वदेशी की सहायता से, स्वदेशी मूवमेंट की सहायता से, बाइकआउट की सहायता से, नेशनल एजुकेशन की सहायता से। नेशनल एजुकेशन पर इसलिए बल देते हैं अरबिंदो घोष क्योंकि अरबिंदो घोष को लगता है स्कूलों में जो एजुकेशन बताई जाती है उससे देखो पर्सन्स जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश सरकार के लॉयलिस्ट बनते हैं, यानी गलत पाठ पढ़ाया जाता है स्कूलों में। इसलिए नेशनल एजुकेशन ही ऐसी एजुकेशन है जो पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट इंडिविजुअल्स पैदा कर सकती हैं। अरबिंदो घोष का यह भी मानना था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बाइकआउट कर देना चाहिए, जो नेशनल कोर्ट्स हैं उनका भी बाइकआउट कर देना चाहिए, यानी ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना दूभर कर दिया जाए। जब ब्रिटिशर्स को इंडिया में रहना घाटे का सौदा लगेगा जब वो देश को, इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। अरबिंदो घोष ने पैसिव रेसिस्टेंस मेथड को सपोर्ट किया था सर्कमस्टांसिस के अनुसार। इवन अगर सर्कमस्टांसिस अलाउ करती हैं तो वो वायलेंस के भी खिलाफ नहीं थे। बंगाल की एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी जिसके बारे में आपने स्पेक्ट्रम में काफ़ी बार पढ़ा होगा, युगांतर एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बंगाल की, इसके साथ लिंक्स थे अरबिंदो घोष के। एक और ख़ास बात, अरबिंदो घोष ने देखो पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट दिया था। अरबिंदो घोष पहले पर्सन थे जिनके द्वारा पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट दिया गया था। ऑफिशियली 1929 में जब नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब गोल बना था पूर्ण स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इस प्रकार से हमने अरबिंदो घोष के क्रिटिक को जाना मॉडरेट्स के बारे में। अब अरबिंदो घोष के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अरबिंदो घोष थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में अरबिंदो घोष ने क्या कुछ बोला है? देखो, नेशन के संदर्भ में 3 कंसेप्ट्स हैं। लिबरल्स का कंसेप्ट नेशन के बारे में, मार्क्सिस्ट का कंसेप्ट और तीसरे नंबर पे कल्चरल नेशनलिज्म। लिबरल्स का क्या कहना है नेशन के बारे में, उसकी झलक हमने डिस्कस की जब हमने अरबिंदो घोष के व्यूज़ को जाना मॉडरेट्स के बारे में। लिबरल्स का ये कहना है नेशन इज ए एवोल्यूशन। नेशन एक मॉडर्न कंसेप्ट है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है, रैशनलाइजेशन आता है, सोसाइटी और ज़्यादा रैशनल होती जाती है, धर्म की यानी रिलीजन की जो सिग्निफिकेंस है वो कम होती जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं सेकुलर बेनिफिट्स के लिए और नेशन का
एवोल्यूशन होता है। तो ये कंसेप्ट दिया गया था लिबरल्स के द्वारा, इसीलिए वो लिबरल कहा करते थे इंडिया अभी नेशन इन मेकिंग है, यानी मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे ब्रिटिशर्स, इंडिया में रैशनलाइजेशन आएगा, तो इस वजह से इंडिया एज ए नेशन इवोल्व होगा, ये मानना था लिबरल्स का। दूसरी तरफ जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उनका तो देखो सीधा सीधा ये कहना है नेशनलिज्म इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। बुर्जुआ क्लास के द्वारा यानी पूंजीपति क्लास के लोगों के द्वारा नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, नेशन का इस्तेमाल किया जाता है वर्किंग क्लास के लोगों के बीच जो एकजुटता है उसे तोड़ने के लिए। बेनेडिक्ट एंडरसन प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट हैं, इनके द्वारा कहा गया था नेशन एज इन्वेंटेड ट्रेडिशन। याद रखिएगा ये लाइन, बेनेडिक्ट एंडरसन मार्क्सिस्ट हैं, इनके द्वारा कहा गया था नेशन एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। अब हम बात करें नेशनलिज्म के तीसरे स्कूल की, ये है कल्चरल नेशनलिज्म। ये देखो जर्मन स्कूल ऑफ नेशनलिज्म है, सेकुलर का नाम है हर्डर। हर्डर ने कहा था नेशन जो है वो रियल है, नेशन हमेशा चलता रहता है, एटर्नल है, नेशन कभी मरता नहीं है, नेशन की अपनी एक अलग से स्पिरिट है, नेशन जो है वो नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन के बाद रैशनलाइजेशन के बाद नेशन आता है, नेशन अपने आप से आता है, ये नेचुरल है। और नेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कॉमन कल्चरल सिंबल्स के आधार पर। यह कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है? ये सारी बातें बोली गई थी हर्डर के द्वारा, जो कि एक जर्मन सेकुलर थे। इन्हीं सब बातों पर अरबिंदो घोष का नेशनलिज्म का कंसेप्ट आधारित है। अरबिंदो घोष की थ्योरी को भी कल्चरल नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके विचारों की छाप देखने को मिलती है या फिर इंस्पायरेशन क्या है अरबिंदो घोष का अपनी कल्चरल नेशनलिज्म की थ्योरी देने के लिए? अरबिंदो घोष देखो दो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। पहला स्वामी विवेकानंद का नियो वेदांतिज्म, और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो नियो वेदांतिज्म का कंसेप्ट दिया गया था, और दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी का पेट्रोटिज्म का कंसेप्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। समझ गए? ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अरबिंदो घोष दो चीज़ों से प्रभावित थे, स्वामी विवेकानंद का नियो वेदांतिज्म का कंसेप्ट और बंकिम चंद्र चटर्जी का पेट्रोटिज्म का कंसेप्ट। पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के कंसेप्ट नियो वेदांतिज्म के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने देखो ब्राह्मणिज्म पे अटैक किया था। स्वामी विवेकानंद को ये लगता था ब्राह्मणिज्म की वजह से जो समाज में यूनिटी है वो नहीं आ पा रही है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा आह्वान किया गया था कि सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को फिर से अपनाया जाए। उन्होंने बताया था सनातन धर्म के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सलिज्म यानी सबका एक भगवान है, कॉमन गॉड है सबका, दूसरा कॉस्मोपोलिटियन का कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, वासुदेव कुटुंबकम, यानी इस कॉस्मोपोलिटियनिज्म का मतलब ये है संसार में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच एक शेयर्ड डिग्निटी है। विवेकानंद ने ये कहा था अल्दो देखो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में एक कॉमन वे ऑफ लाइफ है, मतलब जिंदगी जीने का एक कॉमन तरीका है पूरे इंडिया में, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो। कुछ कॉमन चीज़ें जरूर हैं वे ऑफ लिविंग लाइफ में। उन कॉमन चीज़ों की वजह से देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की बातों का, विचारों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अरबिंदो घोष की जो थ्योरी है नेशनलिज्म के बारे में। उसमें अरबिंदो घोष को भी देखो यही लगता था कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी में भी। अरबिंदो घोष को भी यही लगता था कि पूरे इंडिया में चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जिंदगी जीने के तरीके में कुछ कॉमन चीज़ें हैं और उन कॉमन चीज़ों की वजह से देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, और ये एक प्रकार से आधार है पूरे देश में नेशनल कॉन्शियसनेस का। अरबिंदो घोष को यह भी लगता था सनातन धर्म एक प्रकार से आधार बन सकता है पूरे इंडिया को यूनिफाई करने में। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अरबिंदो घोष को यह लगता था सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म एक आधार बन सकता है पूरे देश को यूनिफाई करने के लिए, एकजुट करने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने यूथ से अपील की थी, एक फेमस कोट आपने सुना होगा, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल गोल इज नॉट अचीव्ड।
उठो जागो और तब तक ना रुको तब तक आपका लक्ष्य अचीव ना हो जाए। ये कहते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपील की थी यूथ से कि आप पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दो मातृभूमि के काज के लिए, मातृभूमि के लिए। इसका इन्फ्लुएंस अरबिंदो घोष पे भी देखने को मिलता है। अरबिंदो घोष भी कहते हैं जिस प्रकार से देखो लोग रिलीजन के लिए समर्पित होते हैं, उसी प्रकार से लोगों को नेशनलिज्म के प्रति भी समर्पित होना होगा, खास करके यूथ को। यानी नेशनलिज्म एक प्रकार से धर्म होना चाहिए यूथ के लिए। फिर से बोलता हूं, अरबिंदो घोष ये कहते हैं जैसे लोग देखो धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, रिलीजन के प्रति, उसी प्रकार से देश के यूथ को नेशनलिज्म के प्रति समर्पित होना होगा। अब हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों का क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अरबिंदो घोष पर। पहले हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है आनंद मठ, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इंडिया को मदर गॉडेस शक्ति के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया है। समझ गए? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक आनंद मठ में कहा था इंडिया जो है वो माता शक्ति है। यह कहकर वो यूथ को इंस्पायर करना चाहते थे। वो कहा करते थे इंडिया जो है वो माता शक्ति है और अभी माता शक्ति फॉरेन चेन्स में है और यूथ की जिम्मेदारी बनती है मदर इंडिया को फॉरेन चेन से आज़ाद करवाया जाए, फॉरेन रूल से आज़ाद करवाया जाए। अरबिंदो घोष भी देखो इसी प्रकार से अपील करते हैं इंडियन यूथ से कि वो बलिदान दें अपना मदर इंडिया के लिए। जब वो ये कहते हैं यूथ को कि वो सेक्रीफाइस करें मदर इंडिया के लिए, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों से प्रभावित है। कहा देखो ऐसा भी जाता है कि अरबिंदो घोष का जो नेशनलिज्म है वो अगर विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है तो पेट्रियोटिज्म प्रभावित है बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों से। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा था इंडिया एज ए नेशन जो है वो मदर गॉडेस शक्ति है, यानी देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है इंडिया। उसी प्रकार से अरबिंदो घोष ने भी देवी शक्ति का इस्तेमाल किया अंग्रेजों को डराने के लिए। अरबिंदो घोष के द्वारा कहा गया कि गॉडेस शक्ति यानी जो देवी शक्ति हैं वो लाखों लोग जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है देवी शक्ति यानी गॉडेस शक्ति। इस प्रकार से अरबिंदो घोष ने नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसे स्पिरिचुअलाइज्ड कर दिया। देखो इस प्रकार की बातें बोलना कि देवी शक्ति उन लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे होगा क्या, एक तो वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा एंकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि देखो उस समय रिलीजन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एम्बेडेड था। तो रिलीजन का या फिर आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लिया गया अरबिंदो घोष के द्वारा नेशनलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब यूथ को आप ये बोलोगे कि इंडिया जो है वो देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और आपको देवी शक्ति को फॉरेन रूल की चेन से आज़ाद करवाना है, ये पर्टिकुलर बात तो वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोली गई थी, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया अरबिंदो घोष भी बंकिम चंद्र चटर्जी के इस प्रकार के विचारों से प्रभावित हैं। तो यूथ में ऑटोमेटिक एंकरेजमेंट आता है। आप समझ रहे हो ना पूरे कंसेप्ट को। उस समय रिलीजन की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, भगवान की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और अरबिंदो घोष ने धर्म के साथ रिलेट कर दिया नेशनलिज्म को, देवी शक्ति के साथ रिलेट कर दिया नेशनलिज्म को। मकसद ये था क्योंकि रिलीजन की तो उस समय रिस्पेक्ट होती ही थी बहुत ज़्यादा, देवी शक्ति की रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा थी ही, तो यूथ को एंकरेज किया जा सके कि फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ना एक प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो देवी शक्ति को ही, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंडिया एज ए नेशन जो कि देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है उसे आज़ाद करवाओ फॉरेन रूल से। तो इस प्रकार से नेशनलिज्म के आइडिया को स्पिरिचुअलाइज कर दिया गया अरबिंदो घोष के द्वारा। अब हम जानते हैं अरबिंदो घोष ने क्या बोला नेशनलिज्म के बारे में। अरबिंदो घोष ने बोला देखो इंडिया नेशन इन मेकिंग नहीं है, जो कि मॉडरेट्स के द्वारा बोला गया। इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है, इंडिया पहले भी नेशन था, आज भी इंडिया एक नेशन रहा है। नेशन को क्लैरिफाई किया गया अरबिंदो घोष के द्वारा। इन्होंने कहा नेशन एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन नहीं है, नेशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स का एक कलेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ह्यूमन बींग्स
आपस में इकट्ठे होकर रहने लगते हैं तो वो नेशन है। नहीं, नेशन लैंड का एक टुकड़ा नहीं है, नेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, नेशन माइंड की क्रिएशन नहीं है, नेशन लॉ की इमेजिनेशन से नहीं क्रिएट होता है, नेशन एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, नेशन एक इंटेलेक्चुअल्स पास टाइम भी नहीं है। पास टाइम मतलब ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल्स ने बस अपने मन बहलाने के लिए नेशन का कंसेप्ट क्रिएट कर दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके द्वारा बोला गया नेशन एक फेद है, नेशन एक विश्वास है, नेशन एक रिलीजन है, नेशन डिवाइन है, डिवाइन मतलब दैवीय, नेशन एक स्पिरिट है। तो ये सारी बात बोली गई अरबिंदो घोष के द्वारा नेशनलिज्म के बारे में। समझ गए? यानी फिर से आपको रिवाइज करवा लेता हूं, याद हो जाएंगे। ये बोलते हैं नेशन एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन नहीं है, नेशन लैंड का टुकड़ा नहीं है, नेशन ऐसा नहीं कि कुछ ह्यूमन बींग्स मिलकर रहने लगते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स एक नेशन है। नेशन ना तो फिगर ऑफ स्पीच है, ना ही माइंड की क्रिएशन है, नेशन ना तो लॉ की इमेजिनेशन से क्रिएट होता है, ना ही ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ना ही ये इंटेलेक्चुअल्स का एक पास टाइम है। नेशन है एक फेद, नेशन है एक रिलीजन, नेशन दैवीय है, नेशन एक स्पिरिट है, नेशन एक डिवाइन है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई अरबिंदो घोष के द्वारा नेशनलिज्म के बारे में। अब हम जानते हैं इंडिया एज ए नेशन के बारे में क्या व्यूज़ थे अरबिंदो घोष के। इनका ये मानना है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया एज ए नेशन की स्पिरिट हमेशा से रही है। ऐसा हो सकता है कि वो स्पिरिट सो रही हो, लेकिन अब वो स्पिरिट जाग चुकी है और स्पिरिट कभी मरती नहीं है। स्पिरिट को आप सप्रेस नहीं कर सकते, स्पिरिट मरती नहीं है, स्पिरिट फिर से इमर्ज होके आती है। समझ गए? यानी इनका कहना है इंडिया एज ए नेशन की स्पिरिट हमेशा से थी, लेकिन वो स्पिरिट सो गई थी, अब वो स्पिरिट जाग गई है। स्पिरिट को आप सप्रेस नहीं कर सकते, स्पिरिट कभी मरती नहीं है, वो फिर से इमर्ज होके आती है और वो अब फिर से इमर्ज होके आ गई है। अब कोई इंडिया को रोक नहीं सकता एज ए नेशन इवॉल्व होने से। ये बात बोली गई अरबिंदो घोष के द्वारा इंडियन नेशन के बारे में। यहां पर देखो ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अमर्त्य सेन कहते हैं इंडिया का इमर्ज होना, यानी इंडिया का राइज होना एक डिवाइन मिशन है। डिवाइन मिशन समझते हो ना? डिवाइन का मतलब है कनेक्टेड विद गॉड, यानी इंडिया का राइज एक भगवान का मिशन है। डिवाइन मिशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं अरबिंदो घोष। ये कहते हैं कि देखो जो यूनिवर्सल स्पिरिट है, यूनिवर्सल आत्मा, वो इंडिया के थ्रू अपना मैसेज देना चाहती है। इंडिया की सिविलाइजेशन में सिर्फ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि वर्ल्ड को क्राइसिस से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। फिर से बोलता हूं, इनका यह कहना है इंडिया का राइज होना ये एक डिवाइन मिशन है, यानी भगवान का मिशन है। जो यूनिवर्सल स्पिरिट है वो इंडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहती है। इंडिया की सिविलाइजेशन में सिर्फ ऐसी वैल्यूज हैं जो पूरे वर्ल्ड को क्राइसिस से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और इंडिया का राइज होना, इंडिया का ऊपर उठना एज ए नेशन, ये सिर्फ ना सिर्फ इंडियंस के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि पूरे की पूरी जो मानवता है, पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर इंडिया राइज होता है, अगर इंडिया ऊपर उठता है एज ए नेशन। तो इसीलिए इंडिया का जो राइज हो रहा है एज ए नेशन, ना तो इसे रोकना पॉसिबल है और ना ही इसे रोकना डिजायरेबल है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रयास ये करना चाहिए कि इंडिया जल्द से जल्द एज ए नेशन राइज हो, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो फॉरेन रूल अभी फ़िलहाल इंडिया में है वो इंडिया को छोड़ के चला जाए और जल्द से जल्द इंडिया का राइज हो। समझ गए कितने चालाकी से, कितने अच्छे ढंग से अरबिंदो घोष के द्वारा अपना ये डिवाइन मिशन का कंसेप्ट दिया गया। ये कहते हैं इंडिया एज ए नेशन जो राइज हो रहा है वो एक डिवाइन मिशन है, भगवान का मिशन है, यानी यूनिवर्सल स्पिरिट इंडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहती है। तो पूरे वर्ल्ड को अगर भगवान का मैसेज सुनना है तो उसके लिए ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया को आज़ाद करवाया जाए, क्योंकि स्लेवरी में रहते हुए इंडिया वो मैसेज पूरे वर्ल्ड को नहीं दे सकता। मैसेज वैसे है क्या? मैसेज हमने डिस्कस किया ना। अरबिंदो घोष कहते हैं इंडिया की सिविलाइजेशन के अंदर ही सिर्फ ऐसी वैल्यूज हैं जो पूरे वर्ल्ड को क्राइसिस से बचा सकती हैं,
लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड चाहता है इंडिया डिवाइन मैसेज को डिलीवर करे, इसके लिए इंडिया को फॉरेन रूल के चेन से बाहर निकालना होगा, इंडिया को आज़ाद करना होगा, स्लेवरी से बाहर निकालना होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने समझा अरबिंदो घोष का नेशनलिज्म का। अरबिंदो घोष का अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑन ह्यूमन यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरबिंदो घोष के क्या व्यूज हैं ह्यूमन यूनिटी के बारे में। देखो, अरबिंदो घोष ये कहते हैं भारत की जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो सिर्फ एक पड़ाव है, वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेज है। अरबिंदो घोष कहते हैं इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो दूसरे कई देशों की जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म की तरह नहीं है। काफ़ी बार आपने देखा होगा एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म देखने को मिलता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले कुछ देशों में देखने को मिलता था। मांग की जाती थी कि वार लाइक फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, अटैक कर दो दूसरे देशों पर। इस प्रकार का नेशनलिज्म इंडिया का नहीं है। इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो सनातन धर्म की वैल्यूज पर आधारित है। और सनातन धर्म की वैल्यूज किस प्रकार से हैं? यूनिवर्सलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटिज्म। कॉस्मोपोलिटिज्म मतलब वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनके बीच एक शेयर्ड डिग्निटी है। एक बार जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद स्टेज आएगी कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर की। अरबिंदो घोष के द्वारा देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर यह दिया जाता है, एग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्स का लॉ है। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब देखो ये है, मैन सभी जरूरतों को अपने आप से पूरा नहीं कर सकता, यानी मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैन के द्वारा फैमिली की आवश्यकता पड़ती है। याद कीजिए एरिस्टोटल ने भी इसी प्रकार की बातें कही थी स्टेट का जस्टिफिकेशन देने के लिए। तो मैन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फैमिली का निर्माण करता है, लेकिन फैमिली के लेवल पर भी सभी जरूरतें मैन की पूरी नहीं होती, इसलिए मैन के द्वारा नेशन का निर्माण किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अरबिंदो घोष कहते हैं इवन एक नेशन भी फिलहाल जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आ रही हैं वर्ल्ड में, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में एक नेशन सक्षम नहीं है। तो कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती है अरबिंदो घोष के द्वारा, जो कि पॉसिबल है। एक बार इंडिया को आज़ादी मिल जाती है तो सेकंड जो स्टेज होगी वो होगी कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर। एसेंस इस बात का देखो ये निकलता है, अरबिंदो घोष कहते हैं लॉ ऑफ एग्रीगेशन के हिसाब से कि कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर तो इमर्ज होगा ही। एक बार इंडिया को आज़ादी मिल गई उसके बाद ये कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर हम लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से नहीं चलते हैं, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते हैं, तो नेचर हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। और कॉस्मोपोलिटियन वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में इंडिया एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन वैल्यूज ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड को क्राइसिस से बचा सकती हैं। अगर देखो अरबिंदो घोष के हम इन विचारों को एनालाइज करें तो कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, रेडिकलिज्म, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक नेशन के द्वारा टैकल नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई नेशन सुपर पावर ही क्यों ना हो। विभिन्न देशों के बीच कॉस्मोपोलिटिनिज्म की जो स्पिरिट है वो जरूर होनी चाहिए काफ़ी सारी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। तो कुछ हद तक यहाँ पर रेलेवेंस देखने को मिलती है अरबिंदो घोष के जो व्यूज़ हैं ह्यूमन यूनिटी के बारे में, यानी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए नेशंस को एकजुट होना जरूरी है। ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किया अरबिंदो घोष का ह्यूमन यूनिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरबिंदो घोष का कंसेप्ट क्या है फ्रीडम का। देखो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट सबसे पहले दिया गया अरबिंदो घोष के द्वारा, बाद में ऑफिशियली 1929 के सेशन में जिसके प्रेसिडेंट नेहरू थे, ऑफिशियली पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया। शुरुआत में अरबिंदो घोष के द्वारा यह कहा गया था, जो बातें मॉडरेट्स के द्वारा कही जाती हैं कि इंडिया में अंधकार था और ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए हैं रूल करने के लिए, वो तो एक प्रकार से इंडिया को फायदा हो गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन अरबिंदो घोष इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं ब्रिटिश रूल जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, इंडिया को लिबरेट करवाना जरूरी है फॉरेन चेन से। यहाँ पर देखो अरबिंदो घोष के स्वराज के बारे में जो विचार थे उनमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ना सिर्फ वो लिबरेशन की बात करते हैं फॉरेन रूल से, बल्कि वो सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी स्वराज को डिस्कस करते हैं। अरबिंदो घोष के द्वारा कहा जाता है आज़ादी को इस प्रकार से हासिल किया जाए
जिससे सोसाइटी के इंटरेस्ट किसी भी प्रकार से नेगेटिवली प्रभावित ना हों। देखो उस समय डिबेट चलती रहती थी दो प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम के बीच, एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम और दूसरा सोशलिस्ट सिस्टम। अरबिंदो घोष ने ना तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को अप्रूव किया ना ही सोशलिस्ट सिस्टम को अप्रूव किया। अरबिंदो घोष के द्वारा कहा गया कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या होता है, फ्रीडम का जो व्यू है वो सिर्फ मैकेनिस्टिक व्यू है। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल के राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कैपिटलिज्म में ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम के द्वारा। तो ये जो आज़ादी है अरबिंदो घोष के द्वारा कहा जाता है, ये आज़ादी सिर्फ मैकेनिस्टिक आज़ादी है। सिर्फ हर एक आदमी जब सिर्फ अपने बारे में कंसर्न होगा, बाकी दूसरों के बारे में कंसर्न नहीं होगा, इससे तो सोसाइटी में एक प्रकार से कैओस आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस व्यू से इत्तेफाक नहीं रखते हैं अरबिंदो घोष। दूसरा जो व्यू है सोशलिस्टिक सिस्टम का, वो तो सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी को वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो अरबिंदो घोष का ये मानना है एक्चुअल में फ्रीडम मानवता आधारित होनी चाहिए, मानवता के सच पर फ्रीडम का आधार होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये स्लोगन आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इन तीनों के ट्रायंगल की बात की जाती है अरबिंदो घोष के द्वारा भी। अरबिंदो घोष का ये मानना है जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही वो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए। यानी तीनों चीजें आपस में कन्वर्ज करनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम, नेशन की फ्रीडम और ह्यूमैनिटी एज ए वोल। अपने लास्ट सालों में अरबिंदो घोष फ्रीडम को मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में भी देखने लगे थे। मेटाफिजिकल का मतलब देखो ये है जैसे एग्जिस्टेंस कैसे आई थी लाइफ की, जीवन क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेटाफिजिकल डोमेन में आती हैं। तो स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में और मेटाफिजिकल सेंस में भी फ्रीडम को देखने लगे थे अरबिंदो घोष। उन्होंने पुडुचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी। अरबिंदो घोष देखो विश्वास करते थे सच्चिदानंद के कंसेप्ट में। सच्चिदानंद का क्या मतलब है? सच्चिदानंद देखो 3 वर्ड से मिलकर बना है, सत प्लस चित प्लस आनंद। मतलब इसका ये है, आप एक बात बताइए, हर एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ में लक्ष्य क्या है? हर एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ में लक्ष्य है हैप्पीनेस प्राप्त करना। और हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की जा सकती है? हैप्पीनेस देखो प्राप्त की जा सकती है अल्टीमेट रियलिटी का जब पता लगता है। किसी को अल्टीमेट रियलिटी का जब पता लगता है तो उसे रियल हैप्पीनेस प्राप्त होती है। याद कीजिए सोक्रेटिस भी इसी प्रकार की बातें किया करते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अल्टीमेट रियलिटी का पता कैसे लगेगा? तो अरबिंदो घोष को लगता है अल्टीमेट रियलिटी का पता तब लग सकता है जब एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग सुपर माइंड की स्टेट अचीव करता है। ये सुपर माइंड की स्टेट क्या होती है? सुपर माइंड की स्टेट वो स्टेट होती है जब आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है, यानी आपको पता लगता है लाइफ की उत्पत्ति क्यों हुई है, एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस कैसे ओरिजिनेट हुई है, ये सब चीज़ें होती हैं सुपर माइंड की जब स्टेट आप अचीव करते हो। और सुपर माइंड की स्टेट कैसे अचीव की जा सकती है? सुपर माइंड की स्टेट अचीव की जा सकती है इंटरनल योग की सहायता से। इंटरनल योग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे धर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, भगत योग, कर्म योग, हठ योग। और लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, इंटरनल योग के लिए क्या चाहिए? इंटरनल योग के लिए चाहिए तप और साधना। सिर्फ इंटरनल योग की सहायता से ही हमारा जो माइंड फ्रेगमेंटेड और डिसओरिएंटेड स्टेट में रहता है उसे हमारे बारे में और वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल लाइक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है। तो ये है पूरा कंसेप्ट सच्चिदानंद का। फिर से 30 सेकंड में आपको रिवाइज करवाऊं। सत का मतलब होता है सच, चित का मतलब होता है सुपर माइंड और आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। लाइफ में हर एक ह्यूमन बीइंग का मकसद है हैप्पीनेस प्राप्त करना। और हैप्पीनेस कैसे प्राप्त हो सकती है? जब सच पता लगेगा, जब अल्टीमेट रियलिटी पता लगेगी। अल्टीमेट रियलिटी कैसे पता लग सकती है? जब स्टेट ऑफ सुपर माइंड अचीव होगी। स्टेट ऑफ सुपर माइंड कैसे अचीव हो सकती है? इंटरनल योग की सहायता से। और इंटरनल योग के लिए क्या करना होगा? इंटरनल योग के लिए करना होगा तप और साधना। तप और साधना करने से अभी आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेगमेंटेड स्टेट में है, डिसओरिएंटेड स्टेट में है। आपके माइंड को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल होगी अपने बारे में और वर्ल्ड के बारे में। यानी तप और साधना करने पर वकालत करते हैं अरबिंदो घोष।
ये पूरा हमने व्यू समझा, अरबिंदो घोष का क्या व्यू है फ्रीडम का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।